हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी में चार्जेस किस तरीके से डेवलप होते हैं, और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस टॉपिक के अंदर हम जिन पॉइंट्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, किन कंडीशंस में हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या लिमिटेशंस है जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, we can say it, forces among multiple charges, right, and numerical based on Coulomb's law। तो हम इन सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे फोकस करेंगे, क्लियर है। तो नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कूलम्ब्स लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बहुत सिंपल है, कूलम्ब्स लॉ की इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि प्रत्येक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है। वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है, राइट। आपने ये भी पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कूलम्ब्स ने हमको ये बताया कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो मींस इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ मींस कूलम्ब गेव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय अ चार्ज पार्टिकल इनटू अनदर चार्ज पार्टिकल, राइट। कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। नाउ हम सेकेंड जो मैं आपको बता रहा था कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, सेकेंड पॉइंट उस पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट चार्ज है Q1, पॉजिटिव ले लिया है, एंड सेकेंड वन इज Q2, ये भी मैंने पॉजिटिव लिया है। ये हमारी चॉइस है, हम दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों को नेगेटिव ले सकते हैं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्जेज है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट चार्जेस। आपको ध्यान रखना है कूलम्ब्स लॉ को एप्लीकेबल होने के लिए जरूरी है कि चार्जेस कैसे हो, पॉइंट चार्जेस, राइट। पॉइंट चार्जेस मींस एक छोटा सा चार्ज, ऐसा नहीं, राइट। पॉइंट चार्जेस मींस कि वो चार्ज पार्टिकल या उस चार्जेस का जो साइज हो, वो उनके बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन के कंपैरिजन में, राइट। कि पॉइंट चार्जेस का जो साइज होना चाहिए, दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो उस टाइम हम किसी भी चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास एक होलो स्फीयर है और इस पर चार्ज है, तो इसको मैं पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ अगर 2 होलो स्फीयर्स हो और वो एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस किए हो, तो उस कंडीशन में हम उनको एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है कि चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस, राइट। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस Q1 एंड प्लस Q2। लेट मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज R, राइट। क्लियर है। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे नोट करना है कि इन चार्जेस को हमने किस मीडियम में प्लेस किया है, राइट। व्हाट इज द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है। कूलम्ब्स ने हमें बताया था कि जो ये फोर्स होगा यहाँ पे, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, वो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम पे भी वो डिपेंड करेगा, इसलिए आपको इनके बीच का मीडियम भी देखना है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, लेट मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस, राइट। वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर आप कंसीडर कर सकते हैं कि हम वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड in free space and r is the separation between
2 पॉइंट चार्जेस। तो आपको पता है कि जब हम दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के सामने प्लेस करेंगे तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये Q1 इस Q2 पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। लेट मान लेते हैं दैट फोर्स इज F21। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, दैट इज F21, राइट, रिपल्सन का फोर्स होगा। एंड सेम टाइम पे Q2 भी Q1 पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज F12, राइट। यहां पे आपको दिख रहा है कि टू फोर्सेज आपको दिख रहा है यहां पे। फर्स्ट इज F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, राइट। क्लियर है। ये फोर्स देखो मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है यहाँ पे, ये इसी डायरेक्शन में क्यों दिखा रहा हूं मैं इन दोनों फोर्सेस को, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। कूलम्ब्स ने हमें बताया कि ये फोर्स कैसा फोर्स होगा, एक सेंट्रल फोर्स होगा, राइट। सेंट्रल फोर्स मींस कि कोई भी फोर्स जो दो चार्जेस या दो बॉडीज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है, इस लाइन के अलोंग अगर फोर्स एक्ट होता है तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स। तो कूलम्ब ने हमें बताया कि जो ये फोर्स, जो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कैसा होता है, एक सेंट्रल फोर्स। मींस ऐसा नहीं है कि Q1 Q2 पे फोर्स यहाँ से नीचे के लिए अप्लाई करे या Q2 Q1 पे फोर्स यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज ये जो फोर्स है कैसा फोर्स है, एक सेंट्रल फोर्स। और ये फोर्स दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी, इस लाइन के ही अलोंग एक्ट करेगा। तो टुवर्ड्स द सेंटर हो सकता है या अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो आप साथ साथ में यहाँ पे लिमिटेशंस भी आप चेक कर रहे हैं कि चार्जेस क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, राइट। फोर्स कैसा होगा वहाँ पे, सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। चार्जेस कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। कि दोनों चार्जेस कैसे रखे हमने यहाँ पे, रेस्ट। बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम कंसिडर कर रहे हैं चार्ज कैसा हो यहाँ पे, रेस्ट पे, राइट। तो कूलम्ब ने हमें बताया कि जब हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हो जिनको हमने फ्री स्पेस में एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा है, दोनों चार्जेस क्या हो, रेस्ट में हो, तो प्रत्येक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एंड Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। एंड दैट फोर्स इज, वो दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसा आपको दिख ही रहा है। That is F12 equals to F21 and that is directly proportional to product of their charges, product of magnitude of their charges। कि कूलम्ब्स ने हमें बताया कि वो जो फोर्स होगा वो फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस जितने लार्ज चार्ज होगा उतना लार्ज क्या लगेगा वहां पे, फोर्स होगा। उतना लार्ज फोर्स है वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड थिंग कि कूलम्ब्स ने हमें दिया है कि जो ये फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है r यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस r के स्क्वायर का क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर। इसको हम यहाँ पे ये भी पढ़ते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मींस आपको ये भी याद रखना है कि जो ये फोर्स होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस कि जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको बहुत सिंपल रिजल्ट भी दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस चार्जेस जितने क्लोज होंगे, r जितना स्मॉल होगा f उतना ही लार्ज होगा। चार्जेस को हम जितना पास रखेंगे उतना वो लार्ज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। चार्जेस को जितना दूर रखेंगे वो उतना ही एक दूसरे पे उतना कम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, राइट। तो कूलम्ब ने हमको बताया कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज F12 या F21 और इट इज इक्वल्स टू F, और दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस, अगर मैं इन इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, राइट, तो वी गेट
F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जो फोर्स होगा वो हो जाएगा देखो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एंड इसको हम फर्दर लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, राइट। कि जो ये फोर्स है दैट इज K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट, K एक कांस्टेंट है, राइट। वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, राइट। और K मीडियम पे डिपेंड करेगा। कूलम्ब्स ने हमें ये भी बताया कि जो ये फोर्स है, ये फोर्स दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है उस मीडियम पे वो क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है, राइट। मींस फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों चार्जेस किस मीडियम पे हमने प्लेस किए उस मीडियम पे भी वो डिपेंड कर रहा है, राइट। तो कूलम्ब्स ने बताया कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट फोर्स इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, राइट। वेयर K इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज K इक्वल्स टू, जो इसकी वैल्यू होगी, राइट, जो K की वैल्यू होगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। and it is equals to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, राइट। इट्स वैल्यू इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर मैं K की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो दिस इज कूलम्ब्स फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं कूलम्ब्स फोर्स, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। और यही वो फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक्सर्ट करता है। ये फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या कंडीशन है कि दोनों चार्जेस को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में रखा हुआ है। तो जब हम दो चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करते हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है दैट फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इज इट क्लियर, राइट। तो दिस इज कूलम्ब्स फोर्स। और कूलम्ब ने हमें यही बताया है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. Is it clear, right? Q1 Q2 charges and R separation between them. Now one more important term is here, that is epsilon naught. This is epsilon naught, right? It is also a constant, epsilon naught. It is called permittivity of free space। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन नॉट हम अभी आगे पढ़ेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये दोनों चार्जेस के बीच का जो ये मीडियम है इस मीडियम की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड फॉर द फ्री स्पेस इट्स वैल्यू इज 8.85 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। इसकी जो वैल्यू होगी 8.85 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इस परमिटिविटी की क्या है, यूनिट है, राइट। आपने 11th में सीखा हम कैसे यूनिट कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। तो ये था हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। बहुत सिंपल है कि जब हम दो चार्जेस को वैक्यूम में एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखेंगे, राइट, तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये केवल कहाँ पे होगा,
ओनली एप्लीकेबल होगा फ्री स्पेस पे या वैक्यूम में, राइट? क्लियर है? बट सपोज अगर हमने इन्हीं टू चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया है तो देन ये फोर्स स्लाइटली चेंज हो जाएगा। उसको हम आगे फर्दर आगे पढ़ेंगे कि अगर हम टू चार्जेस को किसी भी मीडियम में प्लेस करते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं केवल आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के देख देता हूँ, दैट इज एफ एम। एफ एम मीन्स फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये कैसे आया हम इसे अभी आगे पढ़ेंगे, राइट? कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने से, वैक्यूम में मोस्टली ये यूज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बट वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर को छोड़ के अगर किसी भी मीडियम में आ गया तो देन हमें यूज करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या वी कैन से इट रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, राइट? तो कूलॉम्स ने हमें बताया कि जब हम दो पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट? वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। इज इट क्लियर? और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है? तो ये था हमारे पास कूलॉम्स लॉ। मैंने आपको कंडीशंस बताया था कि चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, राइट? क्लियर है? चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। इज इट क्लियर? जो एक फोर्स होता है, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स बोले, वो फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और यहाँ जो जिस मीडियम में हमने चार्जेस को प्लेस किया है उस मीडियम पे वो डिपेंड करता है, राइट? नाउ हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलॉम्स लॉ की हेल्प से भी हम चार्ज की एसआई यूनिट निकालते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, राइट? तो आप जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलॉम, डिनोटेड बाय C, राइट? कि जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है दैट इज कूलॉम। तो कूलॉम्स लॉ से भी हम इस कूलॉम की हम डेफिनेशन देते हैं। एज यू नो दैट one charge particle exert a force on another charge particle, that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. Is it clear? If Q1 equals to Q2 equals to 1 coulomb ले लूँ मैं, right? And R equals to 1 meter, right? And you know that 1/4 pi epsilon naught इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 to the power 9, right? So then we will get therefore F equals to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, राइट? तो यहां से हम 1 कूलॉम को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलॉम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 कूलॉम चार्ज, 1 कूलॉम और 1 कूलॉम चार्ज लेता हूं +1 तो एक चार्ज 1 कूलॉम का चार्ज दूसरे 1 कूलॉम चार्ज पे क्या करेगा? एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये फोर्स कैसा होगा? रिपल्सन का। और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली मैंने यहाँ पे? 1 मीटर, राइट? तो 1 कूलॉम चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलॉम चार्ज उस अमाउंट के इक्वल है जो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा जब हमने दोनों चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया हो और वैक्यूम में रखा हो, राइट? कि मीन्स अगर हमने दो चार्जेस को एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे वैक्यूम में प्लेस किया है तो वहां पे 1 कूलॉम का चार्ज
दूसरे 1 कूलाम के चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 9 इंटू 10⁹ तो मीन्स 1 कूलाम ऑफ चार्ज वो अमाउंट है जिसके कारण वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा है कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिफाइन 1 कूलाम फ्रॉम कूलाम्स लॉ, तो हमें इस तरीके से इसको डिफाइन करना है, राइट। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज E.S.U, या वी कैन से इट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, और वी कैन से इट स्टेट कूलाम। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज स्टेट कूलाम, ESU, एंड 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम, क्लियर। नाउ एक वन मोर थिंग आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS system, so that is AB कूलाम, right, and 1 कूलाम equals to 1/10 EMU. EMU means electromagnetic unit of charge in CGS system. 1 coulomb equals to 1/10 EMU. Yeah, we can write 1 coulomb equals to 1/10 AB coulomb. तो आपको अपने माइंड में चीजें ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है, दैट इज कूलाम, सभी जानते हैं। बट CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में CGS सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होगी, दैट इज स्टेट कूलाम। 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होगी दैट इज AB कूलाम, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ कूलाम, दैट इज 1 कूलाम इक्वल्स टू 1/10 EMU। इज इट क्लियर, राइट। तो ये हमारे पास है कूलाम्स लॉ जो हमने अभी पढ़ा है और इसके चार्जेस के बारे में। नाउ हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस होती है, राइट। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ, तो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, चार्जेस शुड बी पॉइंट, चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। मैंने आपको बताया था पॉइंट चार्जेस मीन्स कि जो चार्जेस का जो साइज होना चाहिए उनके बीच का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होना चाहिए। सेपरेशन अगर बहुत लार्ज है तो वहां पे हम बहुत बड़ी बॉडी को भी क्या कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्जेस शुड बी पॉइंट, राइट। सेकेंड वन, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, राइट। चार्जेस क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, तभी हम कूलाम्स लॉ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों चार्जेस
जैसे Q1 Q2 मैंने 2 चार्जेस ले लिया, अगर ये दोनों मोशन में, ये भी और ये भी अगर मोशन में, तो हम कूलाम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो और दूसरा मोशन में हो, राइट, ये मोशन में हो, तो हम यहाँ पे कूलाम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और अगर दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो भी हम कूलाम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड लिमिटेशन है चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। थर्ड आपको ध्यान रखना है कि चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, जैसे आप देखें कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन न्यूक्लियर साइज से छोटा नहीं होना चाहिए, राइट, कि द सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस नॉट स्मॉलर देन न्यूक्लियर साइज, इससे कम नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए, चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए, यहाँ पे 3 कंडीशन, और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन न्यूक्लियर साइज से छोटा नहीं होना चाहिए, राइट। दीज आर द लिमिटेशंस, दीज आर द कंडीशन जहां पे हम कूलाम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, राइट, क्लियर। तो आज अभी हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।